हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी टेक्नीशियन एग्जाम को कवर करते हैं। और इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाए हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इस वजह से आप अपने उन सभी प्रश्नों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। और अगर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है या इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसे एग्जाम में करेक्ट कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं उनको इसमें कवर किया गया है। तो आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चार्जेबल है, पेड है। तो इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर फ्लो हो रहे हैं, यानी कि उनका कुछ कहीं पर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। अब वो जाएंगे तो किस में जाएंगे? किसी ना किसी पदार्थ में ही जाएंगे। तो यहां पर मान लीजिएगा हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इस कंडक्टर मटेरियल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब फ्लो होते हैं किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस कंडक्टर मटेरियल में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि चार्ज होता है, और जो चार्ज है उसकी फ्लो होने की रेट ही इलेक्ट्रिक करंट कही जाती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर जो होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कही जाती है। ये डेफिनेशन के अनुसार है। तो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह को क्या कहेंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है? चार्ज ही है, यानी कि उस पर भी आवेश ही है। तो आवेश कहने का मतलब यही हुआ कि उसमें आवेश ही प्रवाहित हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक कैरियर है। जैसे कि आपका कोई, मान लीजिएगा जैसे आपका कोई ट्रक है, ट्रक पर तो आप सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रक जो है वो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की भांति काम कर रहा है, पर उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज यहाँ से वहां पर जा रहा है। उसकी प्रवाह होने की जो दर है या जो उसकी रेट है उसको क्या कहते हैं? उसको ही विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पर आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। तो यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली में यहां पर प्रवाह नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन किया गया है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर बात करें, अभी हम जो चार्ज की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पर कुछ चार्ज होता है, कुछ चार्ज होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका एक ट्रक की तरह है और चार्ज उस पर सामान की तरह है, कि उस पर कुछ सामान जो भी आपका सामान रखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो वो एक सामान की भांति है। तो अगर उसकी चार्ज की बात करें, यानी हमने जो सामान रखा है वो कितना है, वो आखिर उसकी क्वांटिटी क्या है, उस पर क्या चार्ज है, कितना सामान है। जैसे हम बाकी चीजों को देखते हैं ना कि इसमें कितना वजन है, तो ठीक वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज हमने रखा हुआ है या एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज को कैरी करता है, उस चार्ज की वैल्यू क्या है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक और बात यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी, अगर मैं यहां पर आपको एक और ऑप्शन दे देता, मान लीजिएगा ये ऑप्शन ना दे करके यहां पर ये वैल्यू जो कि त्यों लिख देता और यहां पर कुछ भी साइन नहीं लगाता, माइनस और प्लस कुछ भी चिन्ह नहीं लगाता, तो बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि सीधा जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है उसी को जल्दी में गलती कर देते हैं और उसको टिक कर देंगे। तो यहां पर ये चीज नहीं करनी है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होता है वो ऋणावेशित चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव का चिन्ह लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है तो भी वो पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पर होता है और
प्रोटॉन पर भी चार्ज की बात करें तो वो भी, उसकी वैल्यू भी इतनी ही होती है, बस उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो माइनस चार्ज को कैरी करती है, और प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कभी गलत मत करना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, उस पर जो है ऋणात्मक चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये कलर कोडिंग से संबंधित एक प्रश्न है, और कलर कोडिंग से संबंधित एक क्वेश्चन ये मान लीजिएगा कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन से रिलेटेड है, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है आपकी, एक प्रश्न यहां से डेफिनेटली पूछा जाना है। तो मैं आपको, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन बन जाए, पहले से भी आता होगा, मैं अपने तरीके से इसकी एक ट्रिक बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये जो कोड है वो आसानी से याद हो जाएंगे और फिर आप उन कोड को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको जान लेते हैं, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, इस पर आपको टेबल पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, उन रेजिस्टेंसों में क्या होता है कि यहां पर आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा, और जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते होंगे, पर मैं आपको अपने तरीके से इस चीज को बताना चाहूंगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें इस प्रकार से 4 लाइनें बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिनको 4 आप कह सकते हैं सर्किल बने हुए होते हैं, कलर से, अलग अलग कलर से बने हुए होते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो लास्ट वाला सर्किल होता है, इसका जो लास्ट वाला ये जो आप देख रहे हैं सर्किल होता है, ये इसकी टॉलरेंस वैल्यू को दर्शा रहा है, यानी कि इसमें कितना टॉलरेंस है ये इस वैल्यू को डिफाइन कर रहा होता है। रेजिस्टेंस की सर्किल को हमें रीड कहां से करना है, यानी कि हम इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि लास्ट वाली जो इसकी सर्किल है या फिर इसका जो यहाँ पर कलर बना हुआ है उसको देखना है कि लास्ट वाले में आपका गोल्डन कलर बना हुआ है या सिल्वर कलर बना हुआ है। गोल्डन या सिल्वर से स्टार्ट है तो आपको ये जान लेना है कि ये सबसे लास्ट वाला कलर है, यानी कि ये सबसे अंत में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो शुरुआत है वो यहां से आपको इसको काउंट करना होता है, यहां से आपको इसको कोड को डिकोड करना होता है, सीधी सी बात है। पर कई बार क्या होता है कि ऐसे रेजिस्टेंस भी होते हैं जिनमें लास्ट वाला सर्किल होता ही नहीं है। अब लास्ट वाला सर्किल नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पर, कि अगर आपके पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस है जिसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसमें इस तरीके से इसके सर्किल बने हुए हैं, 3 ही सर्किल है, चौथा सर्किल नहीं है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसकी जो दूरी होगी यहाँ पर काफी ज्यादा गैप होगा, और यहाँ पर जो पहली वाली जो लाइन स्टार्ट हुई है, पहली वाली जो धारी स्टार्ट हुई है, पहला वाला जो सर्किल स्टार्ट हुआ है, उसके बीच जो है वो डिस्टेंस काफी कम होगा, शुरुआत से वो कम होगा, और यहां पर अंत में ज्यादा डिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के पूरे होने तक। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर से यहीं से इसको स्टार्ट करना है, रीड करना है इन कोड को डिकोड करने के लिए। अब यहां पर अब हम जो कोड होते हैं, जो कलर होते हैं, उनको जान लेते हैं, कोड के, उनके कलर के कोड को जान लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक पर जाएंगे। तो ये कलर है, ब्लैक कलर के लिए 0 कोड होता है, ब्राउन कलर के लिए 1 कोड होता है, रेड के लिए 2 कोड होता है, ऑरेंज के लिए 3 कोड होता है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है, ब्लू के लिए 6 होता है, वॉयलेट यानी कि वैगनी के लिए 7 होता है, ग्रे के लिए 8 होता है, और व्हाइट कलर के लिए 9 होता है। ये तो इसका कोड है। इसके बाद इसके मल्टीप्लायर भी माने जाते हैं, मल्टीप्लायर की भी जरूरत होती है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पर ये मल्टीप्लायर बताने के लिए बस इतनी सी यहाँ पर जरूरत है कि कई बच्चे गलती कर देते हैं कि मान लीजिएगा, ये अभी हम पावर भी बताएंगे आपको, बस अब अभी आप इतना जान लीजिएगा कि अगर 10 की पावर 0 है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे, ये मैथ का एक कंसेप्ट है कि 10 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि 10 की पावर उनने 0 देखी तो इसकी वैल्यू वो हमेशा 0 ही कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है, और एग्जामिनर जो है वो आपको यही पकड़ लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर 10 की पावर 0 है तो वो 1 होगा, बाकी जो यहाँ पर वैल्यू है वो ज्यों की त्यों उसी अनुपात में, उसी मतलब तरीके से 0 लगा दिए जाते हैं। जैसे ब्राउन है तो ब्राउन के लिए 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 2 के लिए 100 बन जाएगा, ये 10 की पावर 3 के लिए 1000 बन जाएगा, ये इस तरीके से ये इसके मल्टीप्लायर बन जाते हैं। तो ये तो था कोड, लेकिन अब हमें कोड तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसकी ट्रिक को जानना है कि आखिर ट्रिक क्या है।
अच्छा, पर ट्रिक से पहले हम इसके टॉलरेंस की वैल्यू को भी जान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चौथी जो लाइन होती है, इसकी फोर्थ वाली जो सर्किल होती है, वो टॉलरेंस वैल्यू को डिनोट कर रही होती है। जैसे अगर वहां पर गोल्डन कलर बना हुआ है, गोल्डन वाली लाइन बनी हुई है, तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस 5% होती है। इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा, प्लस माइनस 5% होती है। अगर सिल्वर से वो लाइन बनी हुई है, सिल्वर कलर की लाइन बनी हुई है, तो उसकी टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 10% होती है। अगर मान लीजिएगा उसमें कोई भी लाइन नहीं है, सिर्फ 3 ही लाइन है, अगर 3 लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ वाली लाइन है नहीं, वहां पर कोई कलर नहीं है। तो फोर्थ वाली अगर लाइन नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो उसके लिए जो टॉलरेंस वैल्यू होती है, टॉलरेंस की वैल्यू, वो प्लस माइनस 20% होती है। सिंपल सी बात है। चलिए अब जानते हैं इसके कोड को कैसे याद करें। कोड को याद करने के लिए यहां पर एक ट्रिक है, जो कि इंग्लिश का एक सेंटेंस है। सेंटेंस ये है, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा और इसको कंपाइल करने की कोशिश की है। ये तो एक आपका सेंटेंस होगा जो कि अगर इसको देखा जाए तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पर ग्रामर चेक नहीं करनी है, हमें इंग्लिश नहीं यहाँ पर पढ़नी है। बस हमें इस सेंटेंस को इसलिए कंपाइल किया है ताकि अच्छे से याद कर पाए आप इसको। तो इसको मैंने जितने भी जरूरी शब्द नहीं थे उनको हटा दिया है। ठीक है, हालांकि सेंटेंस हमारा यहाँ पर गलत हो गया, पर सेंटेंस याद ना करें आप सीधा इसको इस तरीके से याद रखें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और जो जो वर्ड मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। जो जो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं वो सारे के सारे वर्ड आप कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बी से स्टार्ट हो जाएगा आपका ब्लैक, और ब्लैक के लिए आपको कलर बताया था, कोड बताया था 0, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका ब्राउन, ब्राउन के लिए आपको कोड बताया था 1, और हमेशा ध्यान रखना कि ये 0 से स्टार्ट होगा, कभी भी 1 से स्टार्ट मत कर देना। ब्लैक कलर के लिए कोड 0 से होगा, और 0 से लेकर के ये 9 तक चलता है। फिर इसके बाद आएगा आपका आर, आर का मतलब रेड हो गया, तो रेड के लिए कलर हो गया कोड 2। अगर ऑरेंज कलर बना हुआ है तो ऑरेंज के लिए कोड होता है 3। इसके बाद अगर आपका येलो कलर बना हुआ है तो उसके लिए कोड होता है 4। इसके बाद ग्रीन बना है तो ग्रीन के लिए हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसके बाद वी, वी से आ जाएगा ब्लू, ब्लू के लिए 6। उसके बाद वी, वी से आ जाएगा आपका वॉयलेट, वॉयलेट के लिए 7। इसके बाद जी से आ जाएगा आपका ग्रे कलर, जिसके लिए वैल्यू होती है 8। इसके बाद आपका W आ जाएगा, W के लिए वैल्यू होती है 9। तो ये कोड आपको याद रखने हैं, आप इस तरीके से याद रखें तो शायद ही है कभी भूल पाए। तो ये आपका कलर कोड होता है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा है और कैसे इसको निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिस पर कलर का कोड कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि पहले जो है उसका रेड कलर है, फिर उसके बाद उस पर सेकंड येलो कलर है, फिर उसके बाद उस पर थर्ड ब्राउन कलर है, और लास्ट में सिल्वर कलर बना हुआ है। तो इसका आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, इसमें पहले से ही बताया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि सीधा उसका डायग्राम बना दिया जाता है और आपको कलर खुद से पता करने होते हैं। हालांकि वो डायग्राम में दिखता है, पर अगर ये सीबीटी एग्जाम होता है तो वो ही अच्छे से विजिबल होता है। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। रेड कलर है तो रेड कलर के लिए आपने आर बना लिया, येलो कलर है तो येलो कलर के लिए वाई बना लिया, ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर के लिए आपने बी बना लिया, और अंत में आपका सिल्वर कलर है। सिल्वर के लिए आपको बताई थी टॉलरेंस की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 10% होती है। ये तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% और गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, और अगर आपका कोई भी कलर नहीं है तो उसके लिए टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 20% यानी कि 20% होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा सबसे पहले रेड था, तो रेड के लिए हमने देखा, अगर हम ट्रिक से देखें तो बीबी रॉय, रेड कहाँ पे आ रहा है, हमारी ट्रिक में तीसरे स्थान पर आ रहा है। लेकिन हमारी जो ट्रिक है उसमें कोड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो रॉय तीसरे स्थान पर आया, तो तीसरे स्थान पर मतलब ये हुआ कि वहां पर 2 सेकंड नंबर का डिजिट बनेगा, तो सेकंड यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद येलो, येलो के लिए हमने देखा बीबी रॉय, तो ROY कहां पर आया, 5वें स्थान पर आया, लेकिन वहां पर कोड हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, तो 5वें स्थान पर आने की वजह से उसका कोड क्या बना, 4 बना। अब इसके बाद ब्राउन देखा, तो ब्राउन में भी हमने फिर से रीड किया अपना बीबी रॉय, तो स्टार्टिंग में ही हमारे ट्रिक में आ गया कि पहला कलर ब्लैक होता है, उसके बाद सेकंड कलर ब्राउन होता है। तो पहला कलर ब्लैक होता है इसलिए वहां पर 0 हो जाएगा, सेकंड कलर हमारा क्या होता है, ब्राउन होता है, तो वहां पर हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको वैल्यू को रख लिया। सिल्वर के लिए हमारा टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 10% होता है।
अब ये हमने इस तरीके से इसको फ्रेम कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसको आखिर निकालते कैसे हैं, फिर इन कोड को कैसे फ्रेम करते हैं कि हम आंसर तक पहुंच पाए। तो आपको करना यह है कि पहली जो दो कलर होते हैं उनको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे पहला वर्ड का क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया, सेकंड यानी कि डिजिट क्या है यहाँ पर वो है 4 तो 4 लिख दिया, और ये क्या बन गया आपका 24 बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, गुणा करना है। ठीक है, फिर क्या करना है 10 की यहां पर 10 लिख देना है, 10 लिख दिया। उसके बाद क्या किया कि थर्ड वाले लाइन पर आपने देखा कि कितना नंबर आया आपके कोड से, तो यहां पर नंबर आया 1, तो 1 आया तो 1 लिख दिया। अगर 2 आता तो हम 2 लिख देते, यानी उसकी पावर 2 कर देते। 3 आता तो 10 की पावर 3 कर देते। 4 आता तो 10 की पावर 4, इसी तरीके से कर देते। हमारे क्वेश्चन में क्या आया 1 आया, तो हमने इसको 1 कर दिया। अब प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस 10% की इसकी इंटॉलरेंस वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, बस इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 240 ओम प्लस माइनस 10%। सिंपल। तो हमारा क्या आंसर आया था, आंसर आया था हमारा यहाँ पर 240 प्लस माइनस 10%। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आप सीख लीजिए अगर नहीं आता है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवरोधक यानी कि एक रेजिस्टेंस पर चांदी की एक रिंग बनी हुई है और उस रिंग की टॉलरेंस वैल्यू क्या है। अभी आपको बताया है टॉलरेंस वैल्यू तीनों के बारे में, तीनों को याद कर लेना। कोड से आप बाकी कलर को याद कर लेंगे, कई बार हो सकता है कि कलर का कोड भी पूछ लिया जाए इसी तरीके से, पर टॉलरेंस वैल्यू भी पूछी जाती है, तो आप इसको याद करें। देखो 3 प्रकार की टॉलरेंस वैल्यू होती है। चांदी का मतलब क्या होगा सिल्वर कलर, सिल्वर के लिए जो वैल्यू होती है वो 10% होती है, प्लस माइनस 10%। और ध्यान रखना प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, यहां पर आप जो ये देख रहे हैं ना इसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ। इसी तरीके से आपके पास एक ऐसा, हाँ ये क्वेश्चन देखा, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें प्लस माइनस नहीं लगा है, सिर्फ प्लस लगा है माइनस नहीं लगा है। एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जिसमें माइनस लगा होगा प्लस नहीं लगा होगा, और बच्चा क्या करेगा जल्दबाजी में गलती कर देगा, और गलती करेगा तो फिर क्या होगा नुकसान होगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं पर भी कोई गलती ना हो आपसे, समझ रहे। तो चांदी के लिए बात करें तो वो प्लस माइनस 10% होता है। गोल्ड के लिए यानी कि यहां पर सुनहरा कलर बना हुआ है तो उसके लिए प्लस माइनस 5%, कोई कलर नहीं बना तो प्लस माइनस 20%, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। हॉर्स पावर के बारे में बात की गई है और स्पेशली मेंशन किया गया है कि ब्रिटिश हॉर्स पावर की बात की गई है यहाँ पर। जैसे कि ये अलग अलग देश होते हैं वहां पर अलग अलग तरीके की मापन पद्धतियां उपयोग की जाती हैं। जैसे हमारे भारत में है तो यहाँ पर जैसे ग्राम वगैरह होता है, किलोग्राम होता है, कहीं पर पॉइंट्स वगैरह में यूज किया जाता है वजन को, कहीं पर अलग तरीके से, इस तरीके से अलग अलग पद्धतियां होती हैं। तो यहां पर ये अश्व शक्ति पूछी गई है, ब्रिटिश में जो प्रचलित है, जो ब्रिटिशर्स जो यूज करते रहे हैं, हालांकि उसके बाद वो भारत पे उनका शासन रहा है और बहुत सारी चीजें नहीं है तो उसका असर भी है। तो यहां पर उसी से रिगार्डिंग पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स जो हॉर्स पावर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसकी वैल्यू होती है 746 वॉट, 746 वॉट, 740 वॉट इसकी वैल्यू होती है। पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, मान लीजिएगा यहां पर ये शब्द ही ना लिखा रहे, ब्रिटिश शब्द ना लिखा रहे, तब आपका आंसर क्या होगा, तब भी आपका आंसर यही होगा 740 वाट। लेकिन यहां पर एक शब्द और जोड़ दिया जाए, ब्रिटिश की जगह सिर्फ लिख दिया जाए मीट्रिक, समझ रहे हैं आप, यहां पर क्या लिख दिया जाए मीट्रिक, आपको बता दिया जाए मीट्रिक लिखा हुआ है, सॉरी ये मीट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है ब्रिटिश नहीं लिखा है। अब क्वेश्चन को ऐसे रीड कीजिएगा कि एक मीट्रिक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर होगा आपको 735.5 वॉट के, समझ रहे। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बन के निकल के आए और तीनों टाइप को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले प्रेशर को क्या कहा जाता है। यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं, हालांकि आप इसका आंसर निकाल भी लिए होंगे, पर अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि क्या है ये क्वेश्चन, कि ये प्रेशर कहां से आ गया है, इलेक्ट्रॉन में प्रेशर तो होता ही नहीं है कुछ, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं एक्चुअली में आपके एग्जाम में कि आपको कंसेप्ट बनता भी है या नहीं। तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक ये कंडक्टर मटेरियल है और इस कंडक्टर मटेरियल में आपने दोनों सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इसका मतलब आपने यहाँ पर वोल्टेज दे दिया। ठीक है, ये मान लीजिएगा प्लस है और ये माइनस पास। ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब यहाँ पर आपका प्लस में 5 वोल्ट है और यहाँ पर आपका माइनस में 5 वोल्ट है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपका माइनस में 5 वोल्ट है, ये प्लस में 5 वोल्ट है, तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस क्रिएट का मतलब कि मान लीजिएगा अगर आपके पास यहाँ पर एक ऊंचाई वाली जगह है और ये छोटी सी नीचाई वाली जगह है यहाँ पर, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप ऊपर से पानी को बहाते हैं तो वो इस तरीके से बह के नीचे की ओर आएगा, जहां पर ज्यादा है वहां से नीचे की ओर आएगा। तो ये कैसे आ रहा है? कुछ ना कुछ उस पर ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसा प्रेशर उसमें फील हो रहा है, तभी तो आ रहा है वो। तो ये बात यही की गई है, थोड़ा सा घुमा करके इस बात को पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं। कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है, और फोर्स यानी कि कुछ फोर्स जो है वो एक प्रेशर की तरह उस पर अप्लाई हो रहा है। तो वो क्या अप्लाई हो रहा है? वो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आंसर होगा आपका वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी स्पीड कितनी होती है। हालांकि इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी इसकी वैल्यू याद रखें, और वो भी आप इसके 3 डिजिट याद रखें, बाकी के यहाँ पर 6 जीरो तो लगे हुए होते हैं। ये याद रखें कि आगे जो डिजिट है वो 286 यानी कि 286 है, और 6 जीरो इसमें लगे हुए हैं। बस इसको एक बार याद रख लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में ये स्पीड है, बस इसके अलावा आपको याद नहीं रखना इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है। समझना, एक तार है कुछ इस तरीके से, लंबा सा 1200 मीटर का लंबा एक तार है, ठीक है, ये मान लीजिएगा 1200 मीटर इसकी लंबाई है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है, ठीक है। फिर कहा गया है कि एक 240 मीटर तार में प्रतिरोध की गणना कीजिए। एक और तार है जिसकी जो लंबाई है वो 240 मीटर है, कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है? रो हर मटेरियल के लिए रो की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे चांदी के लिए चांदी की रो की वैल्यू, रो एक्चुअली में यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसको कहा जाता है। ये हर मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होती है और सभी मटेरियल्स के लिए फिक्स होती है। यानी कि तांबे की बात की जाए तो वो तांबे के लिए फिक्स है। अब फिर वो तांबे का 2 मीटर का तार हो, 4 मीटर का तार हो, पतला तार हो, मोटा तार हो, इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है। किसकी? रेजिस्टिविटी की। एल क्या है यहाँ पर? एल है उसकी लंबाई, कि वो तार कितना लंबा है, और ए क्या है? उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जानते होंगे, कुछ इस तरीके से होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। कभी आप किसी वायर को देखना, किसी मोटे वायर को देखना, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि उसका जो सामने वाला ये एरिया होता है इस तरीके से गोल गोल, उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के लिए क्या किया आपने? R1 इसलिए लिया क्योंकि ये पहले प्रतिरोध की बात की गई है, और फिर दूसरे रेजिस्टेंस की बात करने के लिए आपने R2 ले लिया, क्योंकि यहां पर आपको रेजिस्टेंस की गणना करना है। यानी कि यहां पर 3 आपको वैल्यू दी हुई है, 4th वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो R2 आपने मान लिया, R1 के अनुसार आपने वैल्यू को ले लिया कि रो L1 A1, क्योंकि रो तो दोनों के लिए बराबर है, R1 के लिए भी R2 के लिए भी, और R2 भी आपने ले लिया कि रो L2 A2। L2 यानी कि दूसरे तार की लंबाई, और A2 उस दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां पर एक क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज मेंशन नहीं की, और नहीं भी की है तब भी आपको ऐसा मान लेना है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दोनों तारों का बराबर है, यानी कि उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बराबर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर का मतलब क्या हुआ कि अगर जो तार हमारा 1200 मीटर का था, उसका जो यहाँ का फ्रंट क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो भी उतना ही था, और 240 मीटर को जो तार था उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही था। इसका मतलब ये हुआ कि A2 और A1 की वैल्यू बराबर हुई, A1 और A2 बराबर हो गई वैल्यू। अब A1 और A2 बराबर हो गई तो ये वैल्यू इसको काट देगी, क्योंकि A1 A2 के बराबर है। A2 बराबर भी आप यहाँ पर A1 लिख लेंगे, A1 A1 को काट देगा, और रो से रो तो कट ही जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर रेशियो में है। जब ये कटेगा तो यहाँ पर R1 यहाँ पर R2 आएगा, और इसके बराबर में L1 L2 इस तरीके से आ जाता है। अब आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू को रख देना। R1 की वैल्यू क्या है? 60 ओम, 60 ओम आपने रख दिया। R2 तो आपको फाइंड आउट ही करना है, तो R2 रख दिया। R1 की जो लंबाई है वो कितनी है, यानी कि L1 जो है पहले तार की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर। दूसरे तार की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। जब आपने इसको पूरे तरीके से कैलकुलेट किया तो आपका आंसर निकल के आया R2 बराबर 1200 ओम। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? R2 बराबर 1200 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्ती प्रतिरोधक, जिसको वायरिस्टर कहा जाता है, क्या होते हैं? परिवर्ती प्रतिरोधक वायरिस्टर क्या होते हैं? तो वायरिस्टर जो होते हैं वो एक प्रकार के नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? अरैखिकीय प्रतिरोधक। अरैखिकीय प्रतिरोधक का मतलब क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओम का नियम का पालन का मतलब क्या होगा कि अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से ग्राफ में डिनोट करें तो हमें कभी भी ये एक सीधी रेखा नहीं दिखेगा, बल्कि कुछ इस तरीके से ये एक कर्व के तौर पे हमें दिखेगा। लीनियर जो रेजिस्टेंस होंगे या लीनियर जो भी सर्किट होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें करंट भी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, बैरिस्टर जो होते हैं वो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका जो करंट है वो नहीं बढ़ेगा। या इसको दूसरी तरीके से कहा जाए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो नहीं बढ़ता है। क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ओम के नियम के अनुसार ये होता है कि अगर आप किसी कंडक्टर मटेरियल्स के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर इसके जस्ट अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट बात की गई है, यानी कि नॉन लीनियर बात की गई है। और नॉन लीनियर का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। सीधी सी बात यहां पर यह है। तो बैरिस्टर क्या होते हैं? ये अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं। ये तो बैरिस्टर है, ठीक है। ऐसे ही एक थर्मिस्टर भी होते हैं। थर्मिस्टर का मतलब क्या होता है? थर्मिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, इसीलिए उनमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो भी नॉन लीनियर ही होते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका भी क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने लगता है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? ठीक है ना। मतलब ये पूछा गया है कि जब भी आपका कोई कंडक्टर मटेरियल है उसमें से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो उसमें टेम्परेचर आखिर बढ़ क्यों रहा है? आपने भी देखा होगा कि जब जो भी ऐसे सर्किट होते हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या नॉर्मल सा वायर भी हो, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें हीट जनरेट होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ जाता है? तापमान बढ़ने का आखिर कारण क्या होता है? टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है? आप जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते उनके उस कंडक्टर मटेरियल में परमाणु भी होते हैं, यानी कि उसमें एटम्स भी होते हैं। तो उन एटम्स से टकराते हैं और जिस टाइम में वो टकराते हैं, यानी कि जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है उसको ल्यूजर टाइम कहा जाता है, यानी कि उसको श्रांति काल कहा जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो हमारे जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें जब भी ऐसी कोई करंट फ्लो होती है तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से ही उसमें जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके अंदर उपस्थित जो एटम्स हैं उनमें टकराव की वजह से उनके बीच जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहां पर आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? ऋणात्मक तापमान गुणांक का मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात की गई है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसमें नहीं होता है? नहीं का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस उसका कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। जैसे कि हमारे सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है।
और इस वजह से उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव के बारे में बात की जा रही है। तो पॉजिटिव किसका होता है? एल्यूमिनियम, जो कि हमारे कंडक्टर मटेरियल होता है। तो इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ ही जाएगा। यहां पर आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है KWH किलोवाट आवर जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? बहुत से बच्चे इसमें गलत आंसर करेंगे, उन्होंने जल्दी से इसमें 3600 वाट आंसर कर दिया होगा जो कि बिल्कुल गलत है। इसको कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक भी पहुंचेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है कि एग्जामिनर जो है वो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके दिमाग को भी देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने दिमाग का यूज भी कर रहे हैं कि आप सिर्फ रट के आ गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। यहां पर 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट का मतलब ये हुआ कि एक तो आपका ये 1 लगा हुआ है, इसमें किलोवाट है तो किलोवाट को आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो जो किलोवाट है उसको जब वाट में कन्वर्ट किया जाएगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको। आवर यानी कि जो घंटा है यहां पर बना हुआ है, आवर जो लिखा हुआ है उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्यों कन्वर्ट करना होगा? क्योंकि ये सभी जो यूनिट है वो एक ही सिस्टम की होनी चाहिए, एक ही जो मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं उनका होना चाहिए, यानी कि ऐसा ही सिस्टम का यहाँ पर होना चाहिए। तो जब आप आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक आवर 3600 सेकंड के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि 36 ये है, इसके बाद 5 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि 3.6 कर देना और 10 की पावर 6 हो जाती है, यानी कि 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये तो जूल में निकल के आ गया। तो आपने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले कि आपने 3600 वाट बोला, लेकिन यहां पर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल है। यहां पर वॉट में नहीं पूछ रहा है, यहां पर वॉट में उसने आपका आंसर नहीं निकला, यहां पर आपका जूल में निकला। अब जूल को भी आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप एक जूल जो अगर हम एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 है इसको हम क्या करेंगे, कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये जूल है तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया जाएगा। और जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 4.18 है ये यहाँ पक्षांतर होकर 4.18 हो जाएगा, यानी कि एक जूल जो होता है वो इतने बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.18 से भाग करना होगा आपको। जब आप भाग करेंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 इस तरीके से दो टुकड़ों में बांट लिया है। दो टुकड़ों में बांटने का एक ही कारण है कि हम अपने ऑप्शन तक पहुंच सकें। तो ये 10 की पावर 3 क्या है, ये किलो को डिनोट करता है। किलो का मतलब क्या हुआ कि अब आप यहाँ पर किलो लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। और बाकी क्या हो गया आपका, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी में जूल जो था वो कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 3.6 गुणे 10 की 4.18 यहाँ पर बटे में और 10 की पावर 3 जो है वो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में। और फिर आपने जब इसको इस तरीके से किया तो आपका जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 860 किलो कैलोरी, यानी कि आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। तो एक चीज और इसमें ध्यान रख लें, अब इस तरीके से भी चीजें पूछे जाने लगी हैं कि 1 किलोवाट जो आवर है अगर उसकी बात करें तो वो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल तो होता ही है, इसके साथ साथ ये 860 किलो कैलोरी भी होता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश 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 होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर में अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो पदार्थ है कैसा। अभी थोड़ी देर पहले आपको यही कॉन्सेप्ट बताया, फिर से आपसे यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं कि जब भी कोई मटेरियल होता है आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अगर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो मटेरियल क्या कहलाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक कहा जाता है। तो यहां पर भी वही बात की गई है कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, उच्च तापमान यानी आपने तापमान बढ़ा दिया है तो प्रतिरोध में भी वृद्धि हो गई है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपके रेजिस्टेंस में भी क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। तो इस वजह से ये पदार्थ कैसा होगा, वो पदार्थ हो जाएगा आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए कि निम्न तापमान पर प्रतिरोध में
निम्न उच्च तापमान पर प्रतिरोध में कमी, यहां पर वृद्धि है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि टेम्परेचर तो हाई है लेकिन प्रतिरोध में कमी हो रही है, तो फिर वो मटेरियल कैसा हो जाएगा? तो वो मटेरियल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि ऋणात्मक तापमान गुणांक हो जाएगा। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई यूनिट क्या होती है? अभी आपने देखा कि ऊष्मा की जो व्यवहारिक इकाई होती है एसआई यूनिट, अगर इसकी व्यवहारिक इकाई की बात करें, ध्यान रखना ये व्यवहारिक की बात की गई है यहां पर, तो वो हो जाती है आपकी कैलोरी। यहां पर आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। ये फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, लेकिन यहां पर लैंग्वेज चेंज करके रिपीट किया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बैरिस्टर के बारे में बताया था कि बैरिस्टर जो है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसमें अगर आप हीट को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है। तो यहां पर यह कह दिया है कि अगर हम प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ाने के साथ घट रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें पावर ज्यादा जा रही है, पावर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा? हीट भी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या है? यहां पर रेजिस्टेंस को कम कह रहा है वो। तो ऐसा कहां पर होता है? ऐसा होता है बैरिस्टर में। बैरिस्टर यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट दो अलग अलग मेटल के ऐसी एक व्यवस्था होती है जिनको जोड़ दिया जाता है, जिसके पॉइंट पर हम टेम्परेचर को चेक करने के लिए या टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो वो थर्मोस्टेट कहा जाता है। वैसे उसको थर्मिस्टर कहते हैं, सॉरी हाँ थर्मोस्टेट ही कहेंगे उसको। ठीक है। इसके बाद डायोड क्या होता है? डायोड के बारे में आप जानते ही होंगे, टंगस्टन वगैरह ये एक प्रकार की धातु होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को डैश कहा जाता है। यानी कि आपकी जो करंट है वो 1 सेकंड तक फ्लो हुई और उसको क्या कहा गया? 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा गया? उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं इस प्रकार से, Q बराबर आई टी। ठीक है। यानी कि आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है और कितने समय तक? 1 सेकंड तक। तो 1 सेकंड बराबर हुआ तो Q बराबर क्या आया आपका? Q बराबर निकल के आता है 1। यानी कि ये Q क्या है आपका? कूलाम। यानी कि ये चार्ज है, तो ये क्या कहा जाएगा? ये चार्ज कहा जाएगा, और चार्ज क्या है? कूलाम है। तो यहां पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप उपकरण विद्युत धारा के डैश 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 प्रभाव पर आधारित होते हैं। जो भी टेम्परेचर वाले आपके जो हीटिंग को डिफाइन करते हैं या हीटिंग को दर्शाते हैं, ऐसे जो उपकरण होते हैं वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित होते हैं? जैसे आपका हीटर है, तो हीटर क्या है? एक प्रकार का ताप उपकरण है, उसमें आपको तापमान यानी कि ऊष्मा मिल रही है। तो वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब कि विद्युत धारा अब ऊष्मा में बदल चुकी है। तो यहां पर आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज जो है उसकी वैल्यू Q बराबर 10 टी कूलाम है, जहां पर समय जो है वो टी सेकंड में है। यानी कि यहां पर देखना, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या है? समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, समय को टी के साथ, इस कूलाम के साथ ही जोड़ दिया है। यानी कि Q बराबर यहां पर क्या कर दिया है? वैसे भी Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है, आई इंटू टी, यही तो होता है। तो यहां पर आपको आई पहले से आई की वैल्यू दे दी है, आई वैल्यू दे दी है 10, और टी तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होता ही है, तो टी यहाँ पर दे दिया। अगर आप इस दोनों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो आपकी आई वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैसे भी उसमें क्या पूछा गया है? परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा क्या है? आई, आई क्या है आपकी यहाँ पर 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 10 टी एम्पियर। यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन। देख सकते हैं Q बराबर 10 टी कूलाम दिया हुआ है, टी तो हमारा टी दिया ही हुआ है, आई बराबर इस तरीके से आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है जो कि Q बराबर आई टी, इस तरीके का यूज होता है, जिसमें Q क्या है? Q कूलाम है, कितना चार्ज है उसमें, आई क्या है? आई उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, और टी क्या है? कितने समय तक फ्लो हो रही है, तो उसकी वैल्यू है। तो हमने Q बराबर रखा अपना 10 टी और आई टी, तो यहाँ पर आपका निकल के आया 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है? यानी कि एसआई यूनिट है। तो एम्पियर किसकी एसआई यूनिट होती है? तो ये एम्पियर होती है आपकी विद्युत धारा की। यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। वोल्टेज की क्या होती है? वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो वोल्टेज किसकी होती है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। पावर यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपकी जो पावर होती है वो जूल में होती है। ठीक है। ऊर्जा भी आपकी जूल में ही होती है।
तो इस तरीके से आप इनकी ऊर्जाएं भी यानी कि जो इनकी यूनिट होती हैं वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की एक इकाई होती है? तो विद्युत शक्ति की एक इकाई होती है आपकी वॉट। यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पर आपको बताया ना, जो जूल बताया वो तो इसकी होती है, और पावर की जो इकाई होती है वो वॉट ही होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन के आवेश के बारे में पूछा गया है। एटम जो होता है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के ऐसे जो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो एकदम शून्य होता है, या फिर उसको यह कह सकते हैं आपकी वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। तो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की है। वोल्ट किसकी है? आपकी वोल्टेज की है। जूल क्या है? आपकी जूल ऊष्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की एक यूनिट है? विद्युत शक्ति की अगर एक यूनिट की बात करें तो ये, अच्छा फिर से रिपीट हो गया, वॉट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश कौन सा है? प्रोटॉन पर आवेश की बात की गई है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर, नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक तार से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है? समझना इस क्वेश्चन को। उसमें कहा गया है कि जो क्यू है, कूलाम जो है वो 10 कूलाम है, एक यूनिट लेंथ का वो तार है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो यूनिट में है, और चालक में 2 सेकंड में गुजर रहा है, यानी कि 2 सेकंड में ही वो गुजर जाता है। तो उस चालक का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है, उसके छोरों पर जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर ओके, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, मेरे पास ये जो पेन ड्राइव है वो काम भी नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके भी नहीं यहाँ पर बता पाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा लिख के लाया था और ये गलत स्लाइड यहाँ पर लग गई है, और पेन ड्राइव अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर लिख भी नहीं पाऊंगा पूरे अच्छी तरीके से, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगली बार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानिए। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या काम करता है? रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है आपका? पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वोल्टेज के प्रवाह को रोकता है। रेजिस्टेंस कभी वोल्टेज के प्रवाह को नहीं रोकता है। सेकंड है, एसी और डीसी धारा दोनों के प्रवाह को बहने देता है। भाई बहने नहीं देता, वो तो रोकता है, वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सेकंड है, धारा के प्रवाह को रोकता है। तो हाँ, ये बात सही है कि वो धारा के प्रवाह को रोकता है। फोर्थ ऑप्शन में केवल एसी की बात की गई है, तो केवल एसी को नहीं, डीसी में भी वो अवरोध उत्पन्न करेगा, एसी में भी करेगा। तो यहाँ पर एसी और डीसी दोनों को डिफाइन करते हुए सिर्फ धारा लिख दिया है, तो इसलिए आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है कि जो करंट है वो वोल्टेज के कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि V समानुपाती I, और समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका V वोल्टेज के अनुपातिक होता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, एक 1000 वॉट 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका आपको रेजिस्टेंस बताना है कि उसका रेजिस्टेंस आखिर कितना है। तो उसके रेजिस्टेंस को यहां पर जान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1000 वॉट 220 वोल्ट है, तो हमने पावर को देखा तो उसकी पावर कितनी है? 1000 वॉट की है। वोल्टेज कितना है उस पर? 220 वोल्ट है। आर हमसे पूछा गया है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर जो V स्क्वायर अपॉन R। तो ये कैसे रिस्पेक्ट में, और एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है I स्क्वायर R। तो आपको देख लेना है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है इसलिए हमने इसको अप्लाई कर लिया, यहां पर अगर करंट दी होती तो हम इसको अप्लाई करते। तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें हैं आपकी। तो मैंने यहां पर P बराबर V स्क्वायर अपॉन I इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहां पर वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है। तो बस इसको रखना है, वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के बाद इसको आंसर निकालना, आंसर निकल के आता है 48.4 ओम। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा लेने पर विद्युत हीटर की इनपुट पावर आपको बतानी है कि इसकी पावर कितनी है। वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसके लिए आपको कैसा निकालना है। यहां पर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, और एम्पियर करंट दी हुई है। इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर VI। ठीक है, तो P बराबर पावर बराबर फॉर्मूले 3 प्रकार के हो गए। यहां पर फॉर्मूले तीनों प्रकारों को ध्यान रख लेना। P बराबर एक तो होता है आपका V स्क्वायर अपॉन R,
ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी मल्टीप्लाई आर, और एक फॉर्मूला होगा v इंटू आई। तो ये तीनों को पावर वाले ही फॉर्मूले हैं। बस ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू आपको दी हुई है, उसके अनुसार आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहां पर क्या दिया है, वोल्टेज दिया है और करंट दी हुई है, इसलिए v और i वाले फॉर्मूले को हमने अप्लाई कर लिया। तो वी आई अप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो आंसर निकल के आएगा 2300 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध जो है उनको हमने कैसे जोड़ा है, पैरेलली जोड़ा है। समांतर क्रम का मतलब क्या हो गया, पैरेलली जोड़ना है। इनको पैरेलली जोड़ा है, उनके संयोजन से कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो कुल प्रतिरोध निकालना है। पैरेलली इस तरीके से जोड़ते हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। और पैरेलली जब हम जोड़ते हैं तो उसका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस तरीके का होता है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1। R1 की वैल्यू वहां पर 2 दी हुई थी तो 2 लिख लिया, R2 की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लिया, R3 की वैल्यू 6 है तो 6 लिख लिया। इन तीनों का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आया आपका 6/6, 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1/R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आया आपका 1/1। तो जब आर इक्विवेलेंट को ऊपर लेके गए तो वो भी 1 हो गया आपका। जब 1 हो गया तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर 1 इसकी वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की करंट को 10 ओम के रेजिस्टेंस से प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा आपको ज्ञात करनी है। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, आपको पावर आपको निकालनी है, पावर यानी कि ऊष्मा निकालनी है। और ये है आपका 10 एम्पियर और 10 ओम है। तो यहां पर आपको ऑप्शन में दिया, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया गया, आई बराबर 10 एम्पियर, आर बराबर 10 ओम। फॉर्मूले आपको बता चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं ये पावर वाले, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर आर भी दिया हुआ है और आई भी दी हुई है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 1000 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के जो करंट आकर के मिल रहे हैं उनका जो अलजेब्रिक योग होता है वो 0 होता है। ये है किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम किरचॉफ का करंट लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा ये आपका जंक्शन है, यहाँ पर कोई करंट आ रही है, कुछ बहुत सारी करंट आ रही है, ठीक है, और बहुत सारी करंट जा रही हैं। तो इस जंक्शन पर जो भी करंट आ रही हैं या जो भी करंट जा रही हैं उनकी अगर अलजेब्रिक योग देखा जाए, अलजेब्रिक योग यानी कि उनका डायरेक्शन बाई योग बोलते हैं उसको, तो वो क्या होता है, वो 0 होता है। और इसी लॉ को क्या कहते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ कहते हैं। और करंट लॉ किरचॉफ का पहला नियम भी होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि किरचॉफ ऑप्शन दे दिया जाए, करंट लॉ की जगह पहला नियम लिख दिया जाए, तब भी आपका आंसर पहला नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टापात का योग 0 के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे क्लोज सर्किट होते हैं कुछ इस तरीके से, आपने देखे भी होंगे, इस तरीके से सर्किट यानी कि पूरी तरीके से क्लोज है, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप अगर हो रहा है और उन वोल्टेज ड्रॉप को हमने ऐड कर दिया तो वो वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, और इसी लॉ को किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं, यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी इसको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा किस तरीके से होती है। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा जो रेजिस्टेंस है उनको इस तरीके से जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूछा गया कि जो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी है। करंट ऐसा तो नहीं है कि इस रेजिस्टेंस में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, नहीं। अगर श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंसों में करंट फ्लो होती है वो एकदम कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब 2 एम्पियर इसमें फ्लो हो रही है तो 2 एम्पियर ही इसमें होगी और 2 एम्पियर ही इसमें होगी। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि हर रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना। बहुत बार ये कंसेप्ट पूछा जाता है कि जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो पर रेजिस्टेंस जो करंट है वो एकदम कांस्टेंट होगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो कैसा होगा, तो वो वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक वैसे ही अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करें कि अगर रेजिस्टेंसों को पैरेलली जोड़ दिया जाए, पैरेलली कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं पैरेलली जोड़ दूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि इन दोनों के टर्मिनल पर वोल्टेज तो समान हो जाएगा लेकिन करंट अलग अलग हो जाएगी इन रेजिस्टेंसों पर। तो इस चीज को ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के दो कैपेसिटर हैं जिनको कैसा जोड़ा गया है, पैरेलली जोड़ा गया है। तो पैरेलली जोड़ने पर उनकी जो टोटल या इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी होती है वो क्या है। तो अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ते हैं तो क्या होता है, पैरेलली जोड़ने पर कैपेसिटर की वैल्यू प्लस हो जाती है, यानी कि सभी को प्लस कर दिया जाता है। जब प्लस कर देंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 रेजिस्टेंसों को समानांतर क्रम में लगे हुए हो तो कुल प्रतिरोध RT कितना होता है। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं तो R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो R इक्विवेलेंट होता है आपका यहाँ पर 1 कर लीजिएगा इसको, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसको कल हम अगले वीडियो में इसको लेकर के आएंगे। और जो भी हमारा क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको हम कल कवर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैंड रिटन PDF नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये पेड रहेगा, चार्जेबल होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप मैसेज करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।